गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, श्री नकपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम वैदिक संस्कृति के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना एवं जीवन में व्यापक परिवर्तन आए। आर्यों का जीवन अब स्थायित्व की ओर अग्रसर होने लगा था। परिणाम स्वरूप समाज के ढांचे में भी परिवर्तन आया। समाज का ढांचा इस काल में चतुर्स्तरीय होने लगा, अर्थात पुरुष सूक्त में वर्णित चतुवर्ण व्यवस्था इस काल में जटिल होने लगी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का आधार कर्म था। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषज है, वह मेरी माँ अनाज पीसती है, लेकिन हम सब एक परिवार में हैं। किंतु उत्तर वैदिक काल में जन्म को महत्व दिया जाने लगा। एक वर्ण के भीतर अनेक जातियां उत्तर वैदिक काल में देखी जा सकती हैं। जाति का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से इसी काल में आया। इस संबंध में कहा गया कि एक समान पेशा रखने वाले समुदाय एक जाति है। जाति के लिए निश्चित खान पान के नियम निर्धारित कर दिए गए। एक व्यक्ति जाति के भीतर विवाह कर सकता था। भिन्न भिन्न जातियों के बीच होने वाले विवाहों से जो संतान उत्पन्न होती थी उसे शंकर जातियां कहा जाता था। इन शंकर जातियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सामान्य रूप से उन्हें निम्न वर्ण में स्थान दिया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में ऐसी अनेक शंकर जातियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल एवं उसके उपरांत के वैदिकोत्तर साहित्य में विवाह के 8 प्रकार, बहुपत्नी विवाह आदि का उल्लेख मिलता है। सामान्य रूप से बहुपत्नी विवाह नहीं था, किंतु शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियों का उल्लेख मैत्रेय व कात्यायनी के रूप में मिलता है। सामान्य रूप से विधवा विवाह की अनुमति होती थी। कुछ मामलों में संतान की प्राप्ति के लिए नियोग को धर्मानुकूल माना गया। भाई बहन का विवाह ऋग्वैदिक काल में निषिद्ध मान लिया गया। यह ऋग्वेद के सम्मान सूक्त के अंतर्गत यमनी सम्मान के अंतर्गत हमें मिलता है। वर्ण एवं जाति में समानता होते हुए भी ये एक दूसरे से भिन्न थे। वर्ण 4 होते थे तो जाति अनेक हो सकती थी। अनेक जातियों का वर्ण भी निर्धारित नहीं किया जा सकता था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विविध वर्णों के कर्म एवं कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, जिनकी व्याख्या बाद में सूत्र साहित्य में भी मिलती है। वर्ण के आधार पर दंड व्यवस्था का भी वर्णन किया गया। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण का क्षत्रिय द्वारा अपमान करने पर 100 का शार्पण दंड का विधान था। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करता है तो उस पर 50 का शार्पण का दंड रखा जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आश्रम पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है, अर्थात 4 आश्रम व 4 पुरुषार्थ। चारों आश्रम का पहली बार स्पष्ट रूप से उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। आश्रम व्यवस्था का धीरे धीरे विकास हुआ। उपनिषदों के बनने तक आश्रम व्यवस्था परिपक्व हो चुकी थी। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार आश्रम व्यवस्था का आरंभ प्रहलाद के पुत्र कपिल द्वारा किया गया। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आश्रम धर्म का पालन करने से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, पर न पालन करने पर यातनाएं सहनी पड़ती है। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत मिलता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। प्रथम 4 जो विवाह स्वीकृत विवाह माने गए और अंतिम 4 अस्वीकृत विवाह माने गए। सप्तम ब्राह्मण में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों का उल्लेख भी मिलता है। तारपेय एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। पांडव एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था। अधिवास कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। उष्णीज एक प्रकार का सापा था, किंतु ये यज्ञ विशेष की स्थिति में ही पहने जाते थे। स्त्रियां यज्ञ के समय कोशवास धारण करती थी। कोश यानी रेशमी वस्त्र तथा दूसरा अर्थ है कि कुशा यानी धूप से निर्मित वस्त्र था। पगड़ी का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे। पैरों में जूते भी धारण किए जाते थे, जिन्हें उपानय कहा जाता था। आभूषण की दृष्टि से ऋग्वेद में 3 आभूषण मिलते हैं: निष्क, कुरीर, कर्ण, शोभन। केश विन्यास के अंतर्गत महिला पुरुष दोनों द्वारा केश रखे जाते थे। ऋग्वेद में एक महिला द्वारा 10वें मंडल के 144 सूत्र में अपने केश विन्यास का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के जो है
राजनीतिक जीवन के अंतर्गत देखा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा के राज तिलक व अन्य योगों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद व अन्य वैदिक साहित्य में जनपद शब्द का अनेक बार उल्लेख आया है। जनपद का मुखिया ही राजा कहलाता था। सामान्यतः राजा का बड़ा पुत्र ही मृत्यु के बाद पद धारण करता था। यद्यपि वैदिक साहित्य में राजा को हटाए जाने का प्रावधान अभी भी मिलता है, किंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हो पाया था। अथर्ववेद में राजा को अंतर्वहु कहा गया है, जिसका अभिप्राय है वह अपने अंदर का है। यजुर्वेद में प्रजा द्वारा राजा के वर्ण किए जाने का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में राजना राजक अर्थात राजा बनाने वाला राजा राजा को परामर्श देने के लिए उत्तरावैदिक काल में रत्नीन का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के 5वें अध्याय में 11 रत्नीन का उल्लेख मिलता है, राजा को मिलाकर 12। वह है भागदूत, संग्रहिता, सेनानी, पुरोहित, राजमहिषी या महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रिय या शता, अक्षवाप, गोपीकृता और पालगर। इन रत्नीनों द्वारा राजा को अभिषिक्त किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। उत्तरवैदिक काल में सभा समिति का महत्व कम हो गया था। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। सायणाचार्य ये जो कि 14वीं-15वीं शताब्दी में वेदों के व्याख्याकार ने कहा है कि जहाँ बहुत से लोग एकत्रित होकर एक बात कहे, उसका उल्लंघन दूसरों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अनित्य होता है। इसी कारण इसे नरिष्ठा कहा गया है। सभा समिति का महत्व कम हो गया, किंतु अथर्ववेद में प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्रियां बताया गया है। राजाओं द्वारा अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए अनेक यज्ञों किए जाने का उल्लेख मिलता है। इनमें राजसूय यज्ञ, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ सम्मिलित हैं। इस काल में राजस्व व्यवस्था व सैन्य व्यवस्था का स्वरूप एक सीमा तक औपचारिक होने लगा। भाग व बलि 2 करों का उल्लेख इस काल में मिलता है। बलि स्वैच्छिक भेंट थी जो किसी अवसर विशेष पर राजा को दी जाती थी, जबकि भाग एक प्रकार का कर था। उत्तरवैदिक काल के अंतिम चरण तक जनपदों का एकीकरण होने लगा, जिन्हें महाजनपद कहा गया। उत्तरवैदिक काल में कौशल, मगध, काशी, कुरु, पांचाल आदि का उल्लेख मिलता है, जो कि बाद के काल में प्रतिष्ठित 16 महाजनपदों में हो गए, जिनका उल्लेख पोष साहित्य निकाय में भी मिलता है। इस प्रकार जो है उत्तरवैदिक काल के जो सामाजिक राजनीतिक जीवन का हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।